नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनट पर। बेटा जी हमारा अध्याय चल रहा है कौन सा, जनन स्वास्थ्य, जिसमें हमने ढेर सारी बातें करी थी। जनन स्वास्थ्य की परिभाषा क्या थी WHO के अनुसार, वो हमने पढ़ी। जनन स्वास्थ्य से संबंधित हमने समस्याएं देखी, है ना, और उन समस्याओं का निवारण देखा कि किस तरीके से कौन सी कार्यनीति है जिनसे इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ये हमने पहले लेक्चर में बात करी थी। दूसरे लेक्चर में बेटा हम लोगों ने बात करी थी कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है ना, जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़ा। फिर जनसंख्या विस्फोट किस कारण हो रहा है वो पढ़ा। जनसंख्या विस्फोट से क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, क्या परिणाम आ रहे हैं वो पढ़ा। और फिर जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है इसको कैसे दूर किया जाए, कौन सी कार्यनीति अपनानी पड़ेगी, वो हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें से दो मैंने आपको बताया था, क्या शिक्षा का स्तर बढ़ाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, परिवारों को सीमित रखना पड़ेगा। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बताया था असली लेक्चर जो है यहां से स्टार्ट होने वाला है इस चैप्टर में, क्या, जन्म नियंत्रण तकनीक। यानी हम क्या बात करने वाले हैं, जन्म नियंत्रण तकनीकों के बारे में बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। असली चैप्टर, बालक ध्यान से सुनना, असली चैप्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है, क्या, जन्म नियंत्रण तकनीक से। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे बेटा जी, आज पढ़ेंगे जन्म नियंत्रण तकनीक। उसके बाद लास्ट में दूंगा मैं आपको क्विज, और फिर आखिरी में दूंगा मैं आपको होमवर्क। ठीक है, स्टार्ट करें पक्का। देखिए क्या पढ़ चुके, एक बार याद दिलाने के लिए, जनन स्वास्थ्य क्या था समझा दिया आपको, परिभाषा बता दी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने बात करी थी जनसंख्या विस्फोट की, समझ में आ गया था। अब बात हो रही है क्या, जनसंख्या विस्फोट को कैसे कम किया जाएगा। जो जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, हम कैसे कम कर सकते हैं। सीधी सी बात है, जन्म को नियंत्रित करेंगे, मारेंगे नहीं लोगों को। हम कहीं ये सोचो कि मारेंगे नहीं, जो जन्म हो सकता है, जिसकी जरूरत नहीं है, समझ रहे, कि एक ऐसा बच्चा जिसकी जरूरत नहीं है एक दंपत्ति को हो जाए, अनचाहा बच्चा जिसकी जरूरत नहीं है एक दंपत्ति को, तो कैसे हम, कौन सी विधियां हैं जिससे हम जन्म को नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर हम बात करने वाले हैं जन्म नियंत्रण तकनीक की, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे प्रश्न बोर्ड में भी आता है और नीट में भी आता है। ठीक है, स्टार्ट करें। आइए बेटा, बात करने वाले हैं जन्म नियंत्रण तकनीकों की। अब कितनी तकनीक है, जन्म नियंत्रण तकनीक कितनी है, ध्यान से सुनिएगा, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास ये तकनीकें जो हैं, ये कुल मिलाकर 3 प्रकार की हैं। 3 तकनीक है हमारे पास जन्म नियंत्रण की। कौन कौन सी है, सबसे पहले अस्थाई, सबसे पहली तकनीक क्या कहलाएगी, अस्थाई यानी टेम्परेरी, टेम्परेरी टेक्निक। ठीक है, दूसरी है स्थाई, अभी मीनिंग बताऊंगा इसका, स्थाई जिसको हम बोलेंगे परमानेंट। और तीसरी विधि जो है उसका नाम है MTP। ठीक है, ये डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको हम गर्भपात भी बोलते हैं, जिसको हम एबॉर्शन भी बोलते हैं, सगर्भता का चिकित्सीय समापन बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। अभी सिर्फ नाम याद रखना, MTP या गर्भपात, ये भी एक विधि है, जन्म नियंत्रण विधि है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पास 3 विधियां हैं, अस्थाई, स्थाई और MTP। ठीक है, इसके बारे में लास्ट में डिटेल में बात करेंगे, आज नहीं बाद में। अभी जो हम बात करने वाले हैं, पहले इनका मीनिंग समझते हैं। स्थाई विधि का मतलब क्या होता है, अस्थाई विधि का मीनिंग क्या होता है। देखिए मान लो मैं कोई कार्य कर रहा हूं, मान लो मैं खेल रहा हूं, क्रिकेट खेल रहा हूं, मान लो। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अस्थाई रूप से मैंने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। क्या बोला मैंने, अस्थाई रूप से क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। मेरे एग्जाम आ रहे हैं पास में, समझना, मेरे क्या आ रहे हैं, एग्जाम आने वाले हैं, तो कुछ दिनों के लिए मैंने खेलना बंद कर दिया। तो इस विधि को मैं क्या बोलूंगा कि मैंने खेलना बंद कर दिया। स्थायी रूप से बंद कर दिया नहीं, एग्जाम खत्म हो जाएंगे वापस से खेलना स्टार्ट कर दूंगा। तो जरा सोचिए, स्थायी विधि जो होगी जन्म नियंत्रण की, इसका मतलब क्या आएगा कि कोई दंपत्ति, कोई परिवार, एक युगल जोड़ा, एक मेल और फीमेल, एक पति पत्नी, जिन्होंने एक बच्चे को जन्म देने से रोका कुछ समय के लिए,
कुछ समय के लिए, यानी उन्होंने अपने आप को कुछ समय के लिए रोक लिया क्या करने से, बच्चे को जन्म देने से। तो ऐसी विधियां क्या कहलाएंगी, अस्थाई विधि कहलाएंगी। मीनिंग समझ में आया कि क्रिकेट के एग्जाम्पल से सोचो कि एग्जाम आने वाले हैं, क्रिकेट छोड़ दिया, खेलकूद छोड़ दिया, ठीक है। उसी तरीके से एक दंपत्ति जिन्होंने बच्चे देने की जो क्षमता है उसको कुछ समय के लिए रोक लिया कि कुछ समय के लिए वो जन्म नहीं दे रहे हैं अपने बच्चे को, लेकिन बाद में दे सकते हैं, यानी अस्थायी रूप से जन्म को नियंत्रित कर लिया बच्चे के, ठीक है। अब जरा सोचिए स्थायी का मतलब क्या होगा। अब कोई बच्चा जिसका मान लेते कोई एक्सीडेंट हो गया, टांगे टूट गई हैं, हाथ पैर खराब हो गए हैं, मान लेना एग्जाम्पल है, ठीक है। अब वो कभी क्रिकेट नहीं खेल सकता, यानी स्थायी रूप से उसने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, परमानेंटली क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। अब जरा सोचिए एक युगल जोड़ा, एक दंपत्ति जिनके अंदर क्षमता थी जनन की, लेकिन स्थायी रूप से परमानेंट तरीके से हमने उनको क्या कर दिया कि भैया अब तुम कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो, यानी स्थायी रूप से जन्म का नियंत्रण कर लिया कि अब वो कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे। तो दो टेक्निक का मीनिंग समझ में आ गया कि अस्थायी रूप से जन्म को नियंत्रित करो, स्थायी रूप से जन्म को नियंत्रित करो, और एमटीपी गर्भपात ये बाद में आएगा, बाद में समझाऊंगा, अभी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले स्थायी की बात करते हो बेटा। स्थायी विधि जो होती है ये दो प्रकार की होती है, आप सभी ने नाम सुना होगा। एक होती है, ध्यान से सुनना, नसबंदी, ठीक है, जिसको हम वेसेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। और एक होती है नालबंदी, जिसको हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। एक है नसबंदी और एक है नालबंदी, एक है वेसेक्टोमी और एक है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। पहले हम देखिए ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे। सिर्फ अभी मैं चार्ट बना रहा हूं ताकि वो चार्ट आप अपने पास रखें और उसको याद रखें, ठीक है। नसबंदी जिसका दूसरा नाम वेसेक्टोमी, नालबंदी जिसका दूसरा नाम ट्यूबेक्टोमी। बेटा जी ये विधि जो होती है ये किस पे लागू होती है, याद रखना, ये होती है नरों में, नर में। और ये विधि जो होती है इसको अपनाया जाता है किसमें, मादा में, ठीक है। तो अगर किसी नर में वेसेक्टोमी हो जाती है यानी नसबंदी हो जाती है तो वो पूर्ण रूप से कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा, और उसी प्रकार नालबंदी या ट्यूबेक्टोमी हो जाती है किसमें, मादा में, तो वो कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर मीनिंग समझ में आ गया। अब होता क्या है इनमें बाद में पढ़ेंगे, अभी मैंने चार्ट बना रहा हूं, ठीक है। अभी तकनीक पढ़ रहे हैं, अस्थाई स्थाई एमटीपी, इन दोनों का मीनिंग बता दिया, इसका भी मैंने बताया नहीं है, बाद में आएगा। अभी सिर्फ चार्ट बना रहे हैं ताकि वो चार्ट आप अपने पास रखें और याद कर सके, स्टेप वाइज स्टेप चीजें चलेंगी, ठीक है। अब बात आ रही है अस्थाई विधि कौन सी होती है, कौन सी विधि पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम अस्थाई विधि पढ़ेंगे, सारी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्थाई विधि पढ़ेंगे, सारी की सारी सिर्फ मैंने बताई, अभी नाम बताया है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एमटीपी, ठीक है। अब अस्थाई विधि जो है उसका चार्ट बना रहा हूं। अस्थाई विधि, ठीक है, कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है अस्थाई विधि। तो देखिए कई प्रकार की होती है अस्थाई विधि, कई प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहली जो होती है उसका नाम है प्राकृतिक, जिसे हम नेचुरल मेथड बोलते हैं। इंग्लिश में भी बता दूंगा क्या बोलते हैं, प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड, ठीक है। दूसरी होती है बेटा जी ध्यान से सुनना, रोधक। ये देखिए अभी हम अस्थाई विधि के प्रकार देख रहे हैं। रोधक जिसको हम बोलते हैं बैरियर, ठीक है। तीसरी होती है रासायनिक, केमिकल, ठीक है। चौथी होती है बेटा जी आईयूडी, अंतः गर्भाशय युक्ति। आईयूडी क्या होती है बाद में पढ़ेंगे। और चौथी होती है बेटा गर्भ निरोधक गोली,
गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक है, तो कुल मिलाकर बेटा जी हमारे पास ये 5 प्रकार हैं किसके, अस्थायी विधि के। ठीक है, अब इनके भी कई सारे प्रकार हैं, जैसे प्राकृतिक विधि जो होती है ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, ध्यान से सुनना। आवधिक, आत्म संयम। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरी अंतरित मैथुन, और तीसरी होती है स्तनपान अनार्तव। ठीक है, ये 3 प्रकार हैं किसके बेटा, याद रखना है आपने, ये 3 प्रकार हैं प्राकृतिक विधि के। ठीक है, ये 3 प्रकार हैं किसके बेटा, प्राकृतिक विधि के। अब रोधक जो होते हैं इसमें भी कई सारी चीजों को सम्मिलित किया गया है, तो एक एक करके हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, एक एक करके हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो ये चार्ट आपके पास होना चाहिए। चलिए मैं यहां पर रोधक भी पहले बता देता हूं, रोधक कौन कौन से होते हैं, मैं पूरा एक बार चार्ट बना देता हूं। देखिए रोधक कौन कौन से होते हैं, निरोध जिसको हम कंडोम बोलते हैं, और क्या होता है बेटा, सर्विकल कैप, और क्या होता है वोल्ट, और क्या होता है डायाफ्राम। ठीक है, ये कुछ युक्तियां होती हैं, कुछ डिवाइसेस होती हैं, कुछ संरचनाएं होती हैं जो रोधक का कार्य करती हैं। देखिए ये मत सोचना कि अभी समझ में नहीं आ रहा, ये सारी चीजें एक एक करके पढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, रासायनिक में रसायनों का उपयोग लेंगे जो कहीं ना कहीं शुक्राणु को मार देंगे, जो अंडाणु तक पहुंचने नहीं जाएंगे। आईयूडी जो होती है, अंतःगर्भाशय युक्तियां जो होती है, ये भी कई प्रकार की होती हैं। एक वो जो कॉपर स्त्रावी होती हैं, और एक वो जो हार्मोन स्त्रावी होती हैं। हार्मोन स्त्रावी, कॉपर स्त्रावी, ये आईयूडी के प्रकार पढ़ेंगे। गर्भ निरोधक गोलियां जो होंगी इसकी भी बात करेंगे, सूक्ष्म गर्भ निरोधक गोलियां, दीर्घ गर्भ निरोधक गोलियां, कई सारी चीजें आएंगी। तो कुल मिलाकर समझना, बात को समझना क्या कि बेटा हम पढ़ रहे हैं यहां पर जन्म नियंत्रण तकनीक, यानी ऐसी तकनीक जिससे हमें जन्म को नियंत्रित करना है। हमने बात करी साहब 3 प्रकार की है, पहली है अस्थायी विधि, दूसरी है स्थायी विधि, तीसरी है एमटीपी। एमटीपी यानी गर्भपात, जो अनचाहा गर्भ हो जाता है एक माता के अंदर, उसे खत्म करना क्या कहलाएगा, गर्भपात, एबॉर्शन। मीनिंग बताया, सिर्फ मीनिंग, डिटेल में नहीं पढ़ा। स्थायी विधि का मतलब एक ऐसी विधि जिसमें स्थायी रूप से हमने एक युगल जोड़े को क्या कर दिया, पूर्ण रूप से क्या कर दिया, स्थायी रूप से क्या कर दिया, जनन अयोग्य कर दिया। वो कभी भी जनन नहीं कर सकते हैं, या मैं बोलूंगा वो कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। स्थायी विधि 2 प्रकार की है, नर में नसबंदी या वेसेक्टोमी, मादा में नालबंदी या ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, सिर्फ नाम बताए हैं, डिटेल नहीं पढ़ी अभी। ठीक है, फिर अस्थायी विधि। अब अस्थायी विधि जो थी ये कई सारे प्रकार है, जिसमें प्राकृतिक विधि भी होती है, रोधक विधि भी होती है, रासायनिक विधि भी होती है, आईयूडी भी होती है, गर्भ निरोधक गोलियां भी होती है, और भी होता है अंतःरोपण भी होता है। लीजिए एक और बता देता हूं, अंतःरोपण एक और बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैंने आपको अस्थायी विधि जो है वो टोटल 6 प्रकार की बताई है, 6 प्रकार की है। ठीक है, अब जरा सोचिए क्या पढ़ने वाले हैं हम। सबसे पहले हम अस्थायी विधि पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक। प्राकृतिक में तीनों पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे रोधक, रोधक में ये सारे पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे रासायनिक, कौन से रसायन होते हैं, फिर पढ़ेंगे आईयूडी, क्या होती है आईयूडी, ये क्या स्त्रावित करती है, फिर पढ़ेंगे भैया हम
गर्भ निरोधक गोलियां, और लास्ट में पढ़ेंगे क्या, अंत्यरोपण। 6 विधियां ये पढ़ेंगे किसकी, अस्थाई। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्थाई की ये दोनों, फिर पढ़ेंगे हम गर्भपात। तो इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें। आइए सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं अस्थाई विधि, वो भी कौन सी, प्राकृतिक विधि, ठीक है। चल देखिए, पढ़ रहे हैं क्या, प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड। अब आप बोलेंगे सर प्राकृतिक विधि का मतलब क्या। देखिए, एक ऐसी विधि जिसमें हम किसी युक्ति का, किसी डिवाइस का, कोई हार्मोन का, किसी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। प्राकृतिक रूप से नेचुरली हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को जन्म लेने से रोक रहे हैं। कैसे, अब मैंने बोला साहब ये 3 प्रकार की हैं, आवधिक आत्म संयम, अंतरित मैथुन और स्तनपान अनार्तव। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है बेटा जी आवधिक आत्म संयम। बेटा आवधिक आत्म संयम जो होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा, पीरियोडिक एब्सेंस या एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर क्या होता है इसमें, आइए ध्यान से सुनना, समझना बेटा। ये पहली पढ़ रहे हैं प्राकृतिक विधि, हमारी 3 थी जिसमें से पहली पढ़ रहे हैं क्या, आवधिक आत्म संयम, पीरियोडिक एब्सेंस या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब इसका मीनिंग क्या है समझना। देखिए, आपको याद आ रहा आर्तव चक्र था एक महिला के अंदर, 28 दिन का था, जिसमें मध्य दिन यानी 14th डे पर क्या हो रहा था, अंडोत्सर्ग हो रहा था या नहीं हो रहा था, हो रहा था ना। अब मैंने बोला एक महिला, एक स्त्री, एक युगल जोड़ा, जिसमें जो स्त्री जो है, मादा जो है, उसमें आर्तव चक्र चल रहे हैं, और आर्तव चक्र का जो मध्य दिन जो होता है, जब अंडोत्सर्ग होता है ना अंडोत्सर्ग, तो जरा सोचिए चांसेस जो होते हैं निषेचन के, वो सबसे ज्यादा कब होंगे, जब अंडा निकलेगा। याद करिए द्वितीय अंड कोशिका निकली थी, है ना, वेट करती है 24 घंटे तक किसका, शुक्राणु का। शुक्राणु आएगा, निषेचन करेगा और युग्मनज बन जाएगा। तो जरा सोचिए 14th डे और 15th डे को बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं किसके, निषेचन के, है ना, होते हैं ना, समझ में आ गया ना। अब हमने बोला कि ये जो मध्य दिन होता है किसका, आर्तव चक्र का, इससे 7 दिन पहले यानी 7 से लेकर 14 और 7 दिन बाद 21 तक, 7 दिन पहले और 7 दिन बाद का ये जो काल है, यानी टोटल कितने दिन हो गए, ये 14 दिन है ना। सोचिए इन 14 दिनों में अगर कोई दंपत्ति जोड़ा सहवास या संभोग, सहवास या संभोग नहीं करता, अपने आप को रोकता है क्या करने से, सहवास करने से। सोचिए एक नर एक मादा नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, संभोग प्रक्रिया नहीं दर्शा रहे हैं। तो जरा सोच समझ के मुझे बताएं, क्या एक नर वीर्य को स्खलित नहीं करेगा, सीधी सी बात है, किसमें, मादा शरीर में। इन 14 दिनों में अगर सहवास नहीं होगा तो सोच समझकर मुझे बताएं, क्या शुक्राणु, क्या वीर्य मादा शरीर में जाएगा, क्या नहीं जाएगा। अब जब नहीं जाएगा इस काल में जब नहीं जाएगा तो सीधी सी बात है निषेचन नहीं होएगा, बच्चे का निर्माण नहीं होएगा। तो जरा सोचिए इस विधि को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, आवधिक आत्म संयम बोलते हैं। अब जरा सोचिए इंग्लिश का ये जो वर्ड है ना, ध्यान से देखना, बड़े आराम से समझ में आएगा। पीरियोडिक वर्ड में वर्ड आ रहा है पीरियड। अब जरा सोचिए ये जो काल जो है, ये जो समय जो है 14 दिन का, कब, 28 दिन का जो आर्तव चक्र होता है, इसमें जो मध्य दिन होता है, जिस दिन अंडोत्सर्ग होता है, उससे 7 दिन पहले, उससे 7 दिन बाद का ये जो 14 दिन का जो काल है, इस काल में सहवास अगर नहीं होगा, संभोग अगर नहीं होएगा, वीर्य स्खलन नहीं होएगा, शुक्राणु नहीं आएंगे मादा शरीर में, तो सीधी सी बात है बच्चे का जन्म नहीं होएगा। इस पीरियड में
एब्सेंस हो गया है। एब्सटिनेंस का मतलब एब्सेंस, एब्सेंस का मतलब नहीं हो रही है कोई चीज, यानी इस काल में एब्सेंस हो गया है किसका, संभोग का। तो इस काल में बच्चे का जन्म नहीं हो पाएगा अगर कोई नर और मादा अपने आप को रोक रहे हैं, क्या करने से, सहवास करने से। तो ये विधि क्या कहलाती है, आवधिक आत्म संयम। बताइए, ये सिंपल सी चीज थी, समझ में आ गया। चलें आगे। ये पहली विधि थी कौन सी, प्राकृतिक। जरा सोचिए, क्या यहां पर किसी हार्मोन की जरूरत पड़ी, नहीं। क्या किसी युक्ति की जरूरत पड़ी, नहीं। सिंपल प्राकृतिक रूप से एक नर और एक मादा ने अपने आप को रोक लिया, खत्म। दूसरा है बेटा जी अंतरित मैथुन। अंतरित मैथुन, ठीक है। अब साहब अंतरित मैथुन जो होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में देखिए विड्रॉल बोलते हैं, या इसको बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस। इंग्लिश में बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस या विड्रॉल, हिंदी में बोलते हैं अंतरित मैथुन, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये क्या है, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं अब ये जो 28 दिन का काल जो था एक मादा में, एक स्त्री में 28 दिन का काल आर्तव चक्र जो था, जहां पर मध्य दिन जो था, जहां पर अंडोत्सर्ग हो रहा था, ठीक है। अब मान लो ध्यान से सुनो, एक युगल जोड़ा है, एक नर और एक मादा है, जो इस दिन पर, मान लो इस दिन पर सहवास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सहवास कर रहे हैं, संभोग कर रहे हैं, मैथुन प्रक्रिया दर्शा रहे हैं, कोइटस कर रहे हैं। कोइटस को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, मैथुन, ठीक है, दर्शा रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा चांसेस है किसके, निषेचन होने के। मैं बोलूंगा हाँ, लेकिन अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। जैसे ही इस मैथुन प्रक्रिया के दौरान एक नर वीर्य स्खलन करने वाला था, क्या करने वाला था, वीर्य स्खलन करने वाला था, यानी अपने शरीर से एक नर ने वीर्य को मादा शरीर में स्थानांतरित करने वाला था। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वीर्य स्खलन। जैसे ही वो करने वाला था, जैसे ही वीर्य निकलने वाला था नर के शरीर से, किसमें, मादा योनि में, उस नर ने अपने आप को रोक लिया, क्या करने से, वीर्य स्खलन करने से। फिर से सुने, क्या अंतरित मैथुन का मीनिंग क्या था, ध्यान से समझना। हमने बोला ये जो चक्र जो था आर्तव चक्र, जहां पर 14th डे पर अंडोत्सर्ग होता है, हम जानते हैं, ठीक है। मान लो एक युगल जोड़ा इस दिन पर सहवास कर रहा है, संभोग कर रहा है, मैथुन प्रक्रिया दर्शा रहा है, कोइटस कर रहा है, ठीक है। जैसे ही ये मैथुन प्रक्रिया या संभोग प्रक्रिया या सहवास प्रक्रिया का अंतिम चरण आता है, अंतिम चरण यानी जैसे एक नर अपने वीर्य को स्थानांतरित करने वाला होता है, किसमें, महिला के, स्त्री के योनि भाग में, है ना, उसी टाइम उस नर ने अपने आप को रोक लिया, अपने शिशन को मादा शरीर से बाहर निकाल लिया। अब जरा सोचिए, वीर्य स्खलन नहीं किया, रोक लिया अपने आप को, ठीक है। अब जरा सोचिए, रोक लिया, वीर्य स्खलन नहीं किया, सोचिए वीर्य मादा योनि में स्थानांतरित हुआ, नहीं हुआ। जब होगा ही नहीं तो शुक्राणु गए नहीं, शुक्राणु जब गए नहीं तो सीधी सी बात है, निषेचन होगा नहीं, निषेचन होगा नहीं तो जन्म का क्या हो जाएगा, नियंत्रण। यहां पर भी कोई युक्ति का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई हार्मोन का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई रसायन का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये भी एक प्राकृतिक विधि थी, कौन सी थी, अंतरित मैथुन, यानी एक ऐसी विधि जिसमें एक नर ने अपने आप को विड्रॉल कर लिया। विड्रॉल का मतलब होता है अपने आप को रोकना, ठीक है। इंटरप्टस का मतलब क्या होता है, इंटरप्टस वर्ड आया इंटरप्ट से, इंटरप्ट का मतलब होता है किसी विधि में अड़चन पैदा करना। अब कोइटस क्या है, एक विधि। सहवास क्या था, मैथुन, सहवास, संभोग एक विधि थी जिसमें अड़चन आ गई। क्या, एक नर ने अपने लिंग को, अपने शिशन को मादा शरीर से बाहर निकाल लिया, मैथुन प्रक्रिया के अंत में वीर्य स्खलन करने से बच गया, ठीक है। तो ये दूसरी विधि थी, कौन सी थी बेटा जी, प्राकृतिक। समझ में आ गया। अब तीसरी विधि, ये हमारी दो हो गई हैं, अब तीसरी विधि, कौन सी तीसरी विधि, प्राकृतिक विधि पढ़ रहे हैं, याद रखना। ये कौन सी विधि पढ़ रहे हैं हम, प्राकृतिक विधि, जिसमें हमारी ये हो गई है, ये हो गई है। अब बचा है स्तनपान, अनार्तव। आइए समझते हैं।
स्तनपान अनार्तव। अब साहब स्तनपान अनार्तव क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कि मैं इंग्लिश में भी सारे वर्ड्स लिख रहा हूं, इसके भी बता दिया इंग्लिश में, इसका भी बता दिया, और इसका क्या होता है इंग्लिश में वो भी याद रखना, लैक्टेशन एमिनोरिया। याद रखना क्या बोलते हैं, लैक्टेशन अमीनोरिया, हिंदी में बोलते हैं स्तनपान अनार्तव। आइए समझते हैं। अब देखिए नीट की दृष्टि से मैं आपको ना 3 बिंदु बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। 3 बिंदु जो आर्तव चक्र से संबंधित है। आप मुझे बताएंगे आर्तव चक्र हम लोगों ने पढ़ा था, क्या आर्तव चक्र में गर्भाशय की जो अंदरूनी भित्ति होती है टूटती है या नहीं टूटती? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल टूटती है। अब जरा सोचिए, शरीर का कोई भाग, शरीर का कोई अंग, शरीर का कोई भी भाग अगर टूटता है तो दर्द होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो सोचिए क्या आर्तव चक्र में एक मादा को दर्द होता होगा या नहीं होता होगा? बिल्कुल होता होगा, होता होगा ना। अगर ध्यान से सुनना, अगर आर्तव चक्र में दर्द बहुत ज्यादा होता है, अगर आर्तव चक्र में दर्द, पेन, पीड़ा अगर बहुत ज्यादा होती है, तो ये एबनॉर्मल परिस्थिति, असामान्य परिस्थिति क्या कहलाती है? देखिए एक तो होता है दर्द हो रहा है और एक होता है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है। अगर बहुत अत्यधिक पीड़ा होएगी तो वो एक सामान्य परिस्थिति नहीं है। ये परिस्थिति क्या कहलाती है? याद रखना, डिस्मीनोरिया। अत्यधिक पीड़ा क्या हो रही है बेटा जी? अत्यधिक पीड़ा हो रही है, अत्यधिक दर्द हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्मेनोरिया। अत्यधिक दर्द हो रहा है आर्तव चक्र में, ठीक है। दूसरी परिस्थिति, अब आप मुझे बताएं क्या आर्तव चक्र में, सोच समझकर मुझे बताएं, शरीर से बाहर रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग होती है, रक्त निकलता है? पढ़ा था हमने, होता है ना। अब जरा सोचिए एक स्त्री जिसमें ये जो स्त्राव जो होता है, आर्तव स्त्राव जो बाहर आता है, अगर बहुत ज्यादा आए, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो, तो क्या वो सामान्य परिस्थिति है? नहीं, वो भी असामान्य परिस्थिति है। उस परिस्थिति को बोलते हैं मीनोरेजिया। अत्यधिक आर्तव स्त्राव। अत्यधिक आर्तव स्त्राव अगर होता है, ब्लीडिंग होती है बहुत ज्यादा, तो उसे हम बोलते हैं मीनोरेजिया। सिंपल। एक तीसरी परिस्थिति और याद रखनी है आपको, एमिनोरिया। एमिनोरिया, ठीक है। अब देखिए ये एमिनोरिया शब्द यहां पर भी आया जिसको हमने अनार्तव बोला है। अब जरा सोचिए आर्तव शब्द के आगे अगर मैं अनार्तव कर दूं, इसका मतलब क्या होगा? कि जब आर्तव चक्र बंद हो जाते हैं। अब सोच समझकर मुझे बताएं, सोच समझकर मुझे बताएं, क्या एक मादा में आर्तव चक्र बंद होते हैं? आप बोलेंगे हाँ सर होते हैं। जब एक स्त्री लगभग 45 से 50 वर्ष की हो जाती है तो उसमें आर्तव चक्र बंद हो जाते हैं ना। लेकिन जरा सोचिए क्या वो वापस से चालू होते हैं? नहीं, यानी स्थायी रूप से बंद हो जाते हैं, पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं पूर्ण रूप से, ठीक है। लेकिन जरा सोच समझकर मुझे बताना, एक स्त्री जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया, किसको जन्म दिया? बच्चे को जन्म दिया। जन्म देने के बाद, प्रसव के बाद लगभग 4 से 5 महीने तक उसमें आर्तव चक्र बंद रहते हैं जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। याद रखना, प्रसव के बाद लगभग 4 से 5 महीने तक आर्तव चक्र बंद रहते हैं जब तक वो अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, 4 से 5 महीने तक। जरा सोचिए उस समय भी तो आर्तव चक्र बंद है, लेकिन क्या स्थायी रूप से बंद है कि अस्थायी? आप बोलेंगे सर अस्थायी, बाद में वापस से चालू हो जाते हैं ना। तो याद रखना, अगर अस्थायी रूप से आर्तव चक्र अगर बंद हो जाते हैं तो वो परिस्थिति क्या कहलाती है?
एमिनोरिया यानी अनार्तव। ये 3 बिंदु याद रख लेना। अब ये 3 बिंदु बताए इसलिए थे क्योंकि ये वाला बिंदु बताना था एमिनोरिया, उसके साथ साथ 2 और बिंदु बता दिए, याद रख सकते हैं आप, तो बिल्कुल याद रखना। एमिनोरिया का मीनिंग समझ में आ गया। अब जरा सोचिए, यहां पर वर्ड क्या आ रहा है, स्तनपान अनार्तव। मीनिंग से पता लग रहा है क्या, एक स्त्री जिसमें प्रसव हो चुका है, जो अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही है, दूध पिला रही है, स्तनपान करा रही है, तो जरा सोचिए उस समय, किस समय, प्रसव के बाद लगभग 4 से 5 महीने तक क्या होगा। आप सीधा बोलेंगे सर आर्तव चक्र, आर्तव चक्र क्या रहेंगे भैया, बंद रहेंगे। क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। लेकिन स्थायी के अस्थायी, आप बोलेंगे सर अस्थायी रूप से क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। अब जरा सोचिए, वो स्त्री जिसमें आर्तव चक्र बंद है, इट मीन्स आर्तव चक्र जब बंद होते हैं, सोचिए आर्तव चक्र जब चालू थे तो आर्तव चक्र के मध्य दिन में क्या निकला था, अंडाणु निकला था ना, मादा युग्मक बनाने वाली कोशिका निकली थी ना। अब जरा सोचिए, अगर आर्तव चक्र बंद है तो क्या कोई अंडाणु निकलेगा, नहीं। जब अंडाणु नहीं निकल रहा या द्वितीय अंडक कोशिका नहीं निकल रही है, तो शुक्राणु अगर आ भी जाए तो निषेचन होएगा, नहीं। जब निषेचन नहीं होएगा तो बच्चे का जन्म हो पाएगा, नहीं। यानी ये जो 4 से 5 महीने होंगे, इन महीनों में अगर सहवास होता भी है उस दंपति जोड़े के बीच में, या संभोग होता भी है, तो निषेचन नहीं होएगा क्योंकि आर्तव चक्र तो बंद है। तो ये परिस्थिति क्या कहलाती है, स्तनपान अनार्तव कहलाती है। यानी स्तनपान के दौरान एक महिला में अनार्तव परिस्थिति चल रही है, यानी आर्तव चक्र बंद है। इस दौरान अगर सहवास होता भी है, शुक्राणु शरीर में आते भी हैं, तो भी निषेचन नहीं होगा, शिशु का निर्माण नहीं होगा। तो बेटा ये थी हमारी 3 परिस्थितियां जो किसके अंतर्गत आती हैं, प्राकृतिक विधि के अंतर्गत आती हैं। ये हम अस्थायी विधि पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी ये पहली विधि हुई है, कौन सी, प्राकृतिक विधि। अब दूसरी हम देखने वाले हैं, कौन सी, रोधक। चलें आगे बात करें। रोधक है हमारी ये 4। आइए ध्यान से देखिएगा, रोधक ये है बेटा जी, क्या, रोधक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बैरियर। ठीक है। अब रोधक क्या होते हैं, पहले तो ये समझना। देखिए रोधक कुछ संरचनाएं हैं, कुछ डिवाइस हैं, कुछ स्ट्रक्चर हैं, कुछ ऐसी युक्तियां हैं जो क्या कर रही हैं बेटा, सीधे सीधे शब्दों में बोलूं, शुक्राणु को अंडाणु के पास जाने से रोकती हैं, नाम में ही आ रहा है ना, रोधक यानी रोध कर रही हैं, बैरियर यानी एक बैरियर है, रोक रही हैं, किसको, शुक्राणु को अंडाणु के पास जाने से रोक रही हैं। कौन, रोधक विधि। अब कौन सी चीजें होती हैं, कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है इस रोधक विधि में, कौन सी युक्तियां होती हैं। आइए, सबसे पहली है बेटा जी, जो आपको दिख रही है, जिसका नाम है निरोध, जिसको हम कॉन्डम या कंडोम बोलते हैं। ठीक है। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा जी। ये एक लेटेक्स की एक शीट होती है, एक आवरण होता है। ठीक है, लेटेक्स की बनी होती है, रबर टाइप की लेटेक्स की होती है ये, इस तरीके से। ठीक है। अब इसको ना, इस निरोध को, इस लेटेक्स को, इस कॉन्डम को इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है। कौन करता है इसका इस्तेमाल, पुरुष भी करता है और स्त्री भी करती है। अभी तक आपने सुना था कि केवल पुरुष करता है, नहीं, स्त्री भी करती है। ठीक है। अब याद रखना, पुरुष जिस लेटेक्स के इस आवरण को, इसको यूज में लेता है, ठीक है, अपने शिशन के ऊपर चढ़ाता है और संभोग प्रक्रिया होने के बाद इसको हटा देता है। ठीक है। तो जो वीर्य होता है वो मादा शरीर में स्खलित नहीं होता, इस कंडोम में एकत्रित हो जाता है।
ठीक है, यानी इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, मादा शरीर में नहीं जा पाता। सीधी सी बात है, एक रोधक है। एक नर ने अपने शिशन के ऊपर चढ़ाया, संभोग किया, तो जो वीर्य होएगा वो इसके अंदर एकत्रित हो जाएगा, मादा शरीर में नहीं जाएगा। तो रोक लिया या नहीं रोक लिया किसको? वीर्य को जाने से। ठीक है, तो बेटा जी पुरुष जिस रोधक विधि में इस निरोध का इस्तेमाल करता है उसे हम बोलते हैं कंडोम, और स्त्री अगर इस्तेमाल करती है, देखिए स्त्री इस प्रकार का निरोध का इस्तेमाल करती है, इसको हम बोलते हैं, याद रखना, फेमिडोम। तो याद रखना, वो कंडोम जिसका इस्तेमाल स्त्री करती है उसे हम बोलते हैं, याद रखना, फेमिडोम। भूल मत जाना, फेमिडोम क्या है? वो निरोध, वो कॉन्डम जिसका इस्तेमाल फीमेल करती है। सिंपल सा था। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था, याद रखना। ये पहला बैरियर था, ये पहला रोधक था जिसका इस्तेमाल दोनों कर सकते हैं। कौन? पुरुष भी और स्त्री भी। जनन अंगों पर इनको अपनाया जाता है या जनन अंगों पर इनका उपयोग किया जाता है कुल मिलाकर। ठीक है, पहला बैरियर था, पहला रोधक था बेटा जी निरोध या कॉन्डम। किसके बने होते हैं? लेटेक्स के बने होते हैं। ठीक है, चले आगे। दूसरा, अब दूसरा जो है और तीसरा जो है और चौथा जो है वो एक साथ है यहां पर। कौन कौन सा? डायाफ्राम, वोल्ट और सर्विकल कैप। ठीक है, दिख रहे हैं आपको यहां पर? ये डायाफ्राम है, ये वोल्ट है और ये सर्विकल कैप है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है, देखिए ये तीनों मैंने एक साथ ही लिखे हैं। ठीक है, देखिए हम थोड़ा सा पीछे चलें तो हमने बात करी थी यहां पर रोधक जो है हमारे 4 हैं, जिसमें हमने ये वाला तो देख लिया। अब ये जो बचे 3 है ना, इसको एक साथ पढ़ेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं बेटा। ये जो है ना, ये तीनों, इसका इस्तेमाल जो है, इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग जो है वो सिर्फ मादा करती है, नर नहीं करते हैं। सिर्फ मादा में उपयोग किया जाता है, नरों में उपयोग नहीं किया जाता। पहला बिंदु। दूसरा, ये डायाफ्राम, वोल्ट और सर्विकल कैप है, ये भी लेटेक्स के बने होते हैं। ये भी किससे बने हुए हैं? लेटेक्स यानी रबड़ के बने होते हैं। जैसे कंडोम जो था या फेमिडोम जो था वो भी लेटेक्स से बना हुआ है, ये भी लेटेक्स से बने हुए हैं, लेकिन इनका उपयोग सिर्फ स्त्री करती है, मादा करती है, पुरुष नहीं करता। ठीक है, अब साहब ये है क्या है, अलग अलग क्या है, इनमें क्या अंतर है? आइएगा ध्यान से समझिए। देखिए डायाफ्राम जो है बेटा जी, वो कुछ बड़ी सी युक्ति है। ये है डायाफ्राम। ठीक है, वोल्ट जो है ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा आकृति में छोटा है। ठीक है, और ये है कैप, सर्विकल कैप। ये डायाफ्राम, ठीक है, ये वोल्ट और ये कैप या सर्विकल कैप। ठीक है, पहली चीज तो आपको इनकी आकृति में अंतर दिखाई दे रहा है। ये दोनों सेम माप की हैं, मतलब आकार इनका सेम है, सिर्फ इनका परिमाप अगर देखो तो अलग है। ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन इसकी आकार भी अलग है। जैसे बच्चा जब दूध पीता है बोतल से तो उसकी निप्पल होती है ना, निप्पल बिल्कुल उसकी तरह होता है ये। ठीक है, तो पहली चीज तो इनकी आकृति में अंतर था। दूसरा, ये लगाए कहां जाते हैं, मादा इनका उपयोग कहां करती है? तो देखिएगा बेटा जी यहां पर ये इस तरीके से, अगर मैं बात करूं मादा जनन तंत्र की, आपको याद आ रहा होगा मादा जनन तंत्र में गर्भाशय था, ठीक है, ये गर्भाशय है मान लेते हैं। कौन है बेटा जी? ये हमारा गर्भाशय है। वोल्ट ऊपर लिख देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे।
सिंपल सा, बहुत सिंपल तरीके से बेटा, डायाफ्राम जो होता है वो लगाया जाता है गर्भाशय के अंदर, यानी इसका उपयोग किसमें किया जाएगा? गर्भाशय में। गर्भाशय का कौन सा भाग? ये बड़ा वाला भाग याद आ रहा है जिसको हमने काय बोला था। क्या बोला था? काय। ठीक है। वोल्ट जो होता है, ध्यान से सुनना, वोल्ट जो होता है इसका उपयोग किया जाता है यहां पर। कहां पर बेटा? ये कौन सा भाग था? ये था योनि। ठीक है, थोड़ा सा छोटा है ना डायाफ्राम से, योनि में लगाया जाता है, ये गर्भाशय में लगाया जाता है। जबकि अगर आपको याद आ रहा हो, देखिए नाम में इसके क्या आ रहा है, तीसरा वाला जो है उसमें आ रहा है सर्विकल, और सर्विकल वर्ड किससे है? सर्विक्स। इंग्लिश में सर्विक्स क्या था? याद करिए, गर्भाशय का अंतिम भाग था, क्या कहला रहा था? ग्रीवा। ठीक है, तो ये जो होती है ये लगाई जाती है किसमें बेटा जी? इस तरीके से ग्रीवा यहां लगाई जाती है। किसमें? गर्भाशय का अंतिम भाग होता है ग्रीवा, उसमें लगाई जाती है क्या? सर्विकल कैप। तो आकार में अंतर है और लगाने का जो स्थान है उसमें अंतर है, बाकी सारी चीजें सेम है। अब सीधी सी बात है, संभोग प्रक्रिया होएगी तो यहां से शुक्राणु ऊपर की तरफ नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक रोधक हैं जो जाने से रोकेंगे। ये था क्या बेटा जी? हमारा डायाफ्राम, जो यहां पर भी देख सकते हैं, डायाफ्राम, वॉल्ट और सर्विकल कैप। ठीक है, तो बेटा जी सोच समझकर मुझे बताएं, ये हमने क्या पढ़ लिया है? ये हमने अस्थायी विधि में प्राकृतिक विधि पढ़ ली, रोधक विधि भी पढ़ ली है। अब इसके बाद आती है कौन सी? रासायनिक। कौन सी विधि आती है बच्चों? रासायनिक विधि आती है। अब रासायनिक विधि में थोड़ी सी अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये बाद में बताऊंगा, अभी इसी रासायनिक विधि के बारे में। ठीक है, हल्का सा हिंट दे दूं, चलो बता ही देता हूं। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखना बेटा जी। रासायनिक विधि जो होती है उनका इस्तेमाल जो होता है रासायनिक विधि का, वो यहीं पर इनके साथ किया जाता है। किन के साथ? ये जो आपकी डायाफ्राम, वोल्ट और सर्विकल कैप है ना, इसी के साथ में ही तीसरी विधि कौन सी? रासायनिक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इस विधि में क्या होता है? कुछ रसायन होते हैं। क्या बोला मैंने? कुछ रसायन होते हैं, यहां पर लिख देता हूं, यहां पर कुछ रसायन होते हैं, जैसे, ध्यान से सुनना, जैसे बोरिक अम्ल, जिंक सल्फेट। ठीक है, दो काफी है, दो सफिशिएंट। ठीक है, जिंक सल्फेट या बोरिक अम्ल, ये कुछ रसायन है जो या तो जेली के रूप में या फोम के रूप में, फोम देखा है ना, जो शेविंग वाला फोम नहीं आता, फोम देखा होगा, फोम बनता है ना, जेली देखी होगी, जेली के रूप में, फोम के रूप में, है ना, समझ में आ गया? इस रूप में, जेली या फोम के रूप में, ये जो रसायन जो होते हैं ना, इन रसायनों को ना इसके अंदर लगा दिया जाता है, इनके अंदर। किनके अंदर? इनके अंदर लगा दिया जाता है। जैसे ये जो है, इसके अंदर हमने रसायन भर दिए। क्या भर दिए? रसायन। जेली के रूप में होंगे, जेल की तरह लगा दिया अंदर। फोम की तरह होंगे, फोम अंदर डाल दी, या इसके अंदर डाल देंगे या इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब जरा सोच समझकर मुझे बताएं, यहां पर डाल दिए, यहां डाल दिए, यहां डाल दिए है। अब जरा सोच समझकर मुझे बताना क्या करेंगे ये रसायन। समझना बेटा, ये जो रसायन है ना, ये जो रसायन जो हमने यहां पर अंदर डाले हैं, जो या तो जेल के रूप में होंगे, इनके अंदर जेल लगा दिया, या फोम की तरह होंगे, फोम डाल दिया। अब वो जो रसायन है, जिंक सल्फेट या बोरिक अम्ल जो है, बोरिक एसिड है, वो होते हैं, याद रखना, वो रसायन होते हैं, वर्ड याद रखना, स्पर्मिसाइड।
स्पर्मिसाइडल। अब आप बोलेंगे स्पर्मिसाइड या स्पर्मिसाइडल का मतलब क्या होता है, समझना बेटा, ध्यान से सुनना। हमने क्या बोला, स्पर्मिसाइड होते हैं। आप मुझे बताएं, सुसाइड नाम सुना है, आत्महत्या, है ना। पैट्रिसाइड सुना है, पिता की हत्या। मेट्रिसाइड, माता की हत्या। पेस्टिसाइड, कीटनाशक, कीटों की हत्या करने के लिए रसायन होते हैं। तो मैंने क्या क्या बोला, देखिए, सुसाइड खुद की हत्या, पैट्रिसाइड अपने पिता की हत्या, मेट्रिसाइड अपनी माता की हत्या, होमियोसाइड पूरे परिवार की हत्या, ठीक है, पेस्टिसाइड कीटों की हत्या करने के लिए रसायन, ठीक है। अब जरा सोच समझकर मुझे बताइए ना, फोइटिसाइड, मैंने एक वर्ड पहले भी बताया था, फोइटिसाइड भ्रूण हत्या। अब जरा सोचिए, स्पर्मिसाइड स्पर्म की हत्या यानी शुक्राणु की हत्या, यानी कुछ ऐसे रसायन जो शुक्राणुओं को नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, मार देंगे, ऐसे रसायनों को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिसाइड बोलते हैं। जैसे जिंक सल्फेट या बोरिक अम्ल क्या करते हैं, शुक्राणु को नष्ट कर देते हैं। अब जरा सोच समझकर मुझे बताना, यहां से शुक्राणु आएंगे, हमने दो तरीके से उनको जाने से रोका। पहला, ये जो अवरोधक हैं, कौन, डायाफ्राम, वोल्ट, सर्विकल कैप, ये तो एक रोधक हैं, जाने से रोक रहे हैं। मान लो अगर ये फेल हो गया, तीनों लगा रखे हैं एक महिला ने, ये फेल हो गया, इसमें क्या था, जेली फोम कुछ नहीं था, लेकिन ऊपर वाला जो है उसके संपर्क में जैसे ही आएगा शुक्राणु, तो जाने से भी रोकेगी और शुक्राणुओं का भक्षण भी किया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। तो जरा सोच समझ के मुझे बताएं, दो तरीके से प्रहार हुआ या नहीं हुआ, जाने से भी रोका और जो आ रहे थे उनको मार भी दिया। तो इस तरीके से शुक्राणुओं को अंडाणुओं के पास जाने से रोका जाएगा। तो मैंने आपको यहां पर 3 विधियां बता दी हैं, कौन कौन सी, एक बार वापस से दिखा देता हूं बेटा जी। यहां पर मैंने आपको प्राकृतिक विधि बता दी है, अस्थायी रोधक विधि बता दी है, अस्थायी रसायन बता दिए हैं, अस्थायी विधि में उपयोग में लिए जाने वाले। अब बच गया हमारे पास आईयूडी, और बच गया हमारे पास गर्भ निरोधक गोली, और फिर बच गया हमारे पास अंतःरोपण। अब ये हम पढ़ेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। समझ में आ गया? तो ये आज हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। समझ में आ गया? तो आज रिवीजन की अगर मैं बात करूं तो हमने बात करी है जन्म नियंत्रण तकनीक, बहुत सारी थी, अस्थायी, स्थायी और एमटीपी। अस्थायी प्राकृतिक थी जिसके 3 प्रकार थे, कौन सा, आवधिक आत्म संयम, अंतरित मैथुन, और हमने स्तनपान अनार्थक पढ़ा, फिर हमने रोधक पढ़े, कंडोम पढ़ा, डायाफ्राम, वोल्ट, सर्विकल कैप पढ़ा, फिर रसायन विधि की बात करी, रसायनों की बात करी जो स्पर्मिसाइड थे, जिंक सल्फेट, बोरिक अम्ल, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आईयूडी की, फिर उसके बाद बात करेंगे किसकी बेटा जी, गर्भ निरोधक गोलियों की, अंतःरोपण की। ये हो जाएगा हमारा अस्थायी विधि। स्थायी विधि में हम बात करेंगे नसबंदी, नालबंदी, और फिर लास्ट में बात करेंगे एमटीपी की। ठीक है, अभी समय हुआ है किस चीज का बेटा जी, आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, जनसंख्या की शून्य वृद्धि कब होगी? जनसंख्या की वृद्धि शून्य कब होगी? जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होता है। जब जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। दूसरा, जब जन्म दर मृत्यु दर से कम होएगा। तीसरा, जब जन्म दर व मृत्यु दर दोनों बराबर होते हैं। चौथा, जब जन्म दर शून्य हो जाता है। सोचिए, दूसरा प्रश्न बेटा जी, जन्म से पूर्व भ्रूण के जांच करने की विधि क्या कहलाती है? पहला एमनियोसेंटेसिस, दूसरा लेप्रोस्कोपी, तीसरा कोइटस इंटरप्टस, चौथा वीर्यसेचन। चलिए, समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते बेटा। पहला प्रश्न था बच्चों हमारा, जनसंख्या की शून्य वृद्धि कब होती है? जब जितने पैदा होंगे उतने ही मरेंगे। अगर जब बराबर होंगे तो जनसंख्या की वृद्धि क्या हो जाएगी? शून्य। आंसर है तीसरा। क्या? जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर होती हैं तो जनसंख्या की वृद्धि क्या हो जाएगी? शून्य। जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर रहे हैं, बराबर। ठीक है। दूसरा, जन्म से पूर्व अगर भ्रूण की हमें जांच करनी है तो उस तकनीक का नाम क्या था? याद करिए, बताया था एमनियोसेंटेसिस, जिसे बंद करना चाहिए सरकार को, क्योंकि लिंग का पता लगाया जाता है किससे? एमनियोसेंटेसिस से। ये इसका आंसर है फर्स्ट। इसी के साथ आज का लेक्चर हुआ समाप्त। ये है बेटा जी आज का होमवर्क, सिंपल से 4 प्रश्न है।
जरूर करिएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो किसकी बात करेंगे? अभी जन्म नियंत्रण तकनीक खत्म थोड़ी ना हुई है, हम बात करेंगे अभी जो बची हुई कौन सी अस्थायी विधि है। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।